नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जो अक्सर भुला दिए जाते हैं। ये कहानी है राजस्थान के आदिवासी समुदायों के उन आंदोलनों की जिन्होंने अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। तो सवाल ये है कि इन पुराने हाथ से लिखे पन्नों में आखिर ऐसा क्या है। ये हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब हजारों लोगों ने अपने अधिकारों के लिए बहुत बड़ी और मुश्किल लड़ाई लड़ी थी। चलिए इस कहानी को और करीब से समझते हैं। और यही है वो नोट्स जो आज की हमारी इस पड़ताल का आधार हैं। इन्हें सिर्फ कागज के पन्ने समझना भूलोगे। ये तो सबूत हैं राजस्थान के आदिवासी समाज में आई जागृति की एक भूली बिसरी कहानी के। एक ऐसी कहानी जिसमें विद्रोह भी है और समाज सुधार भी। तो कहानी की शुरुआत होती है गोविंद गिरी के भगत आंदोलन से। देखिए, ये सिर्फ कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि उस वक्त के गहरे सामाजिक भेदभाव और शोषण के खिलाफ एक आध्यात्मिक और सामाजिक जागृति की लहर थी। तो कौन थे ये गोविंद गिरी? 1858 में एक बंजारा परिवार में उनका जन्म हुआ। उन्हें भील समुदाय में एक नई चेतना, एक नई जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है। वो समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने सामाजिक और धार्मिक बदलाव के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। अब देखिए, किसी भी आंदोलन को ताकत देने के लिए एक संगठन की जरूरत तो होती ही है, और यही काम किया संप सभा ने, जिसकी स्थापना गोविंद गिरी ने 1883 में की। इसका सीधा सा मकसद था भील और गरासिया समुदायों को एकजुट करना और उनमें सामाजिक और नैतिक सुधार लाना। ये सचमुच में एकता की एक सभा थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता भी आसान नहीं था। तारीख थी 17 नवंबर 1913 और जगह थी मानगढ़ पहाड़ी। इस दिन इतिहास एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेने वाला था। उस दिन अंग्रेजी हुकूमत और स्थानीय रियासतों की फौजों ने मानगढ़ पहाड़ी पर जमा हुए भील समुदाय के हजारों लोगों को घेर लिया और उन पर गोलियां चला दी। नतीजा 1500 से ज्यादा लोगों की मौत। ये एक भयानक, बहुत ही भयानक नरसंहार था। यह घटना इतनी बड़ी और इतनी क्रूर थी कि इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग तक कहा जाता है। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना दर्दनाक रहा होगा। तो एक तरफ था गोविंद गिरी का आंदोलन जो सामाजिक और धार्मिक सुधार पर जोर दे रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जागृति की एक और लहर उठने वाली थी, जिसका झुकाव राजनीति की ओर कहीं ज्यादा था। ये था मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन, जो सीधे सीधे राजनीतिक और आर्थिक हक की बात कर रहा था। तो अब बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन की। ये कह सकते हैं भील संघर्ष का एक नया और ज्यादा जुझारू दौर था। और हमारे ये नोट्स हमें इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे से मिलवाते हैं, मोतीलाल तेजावत। उनके नेतृत्व में ही आदिवासी संघर्ष ने एक नया राजनीतिक मोड़ लिया। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा तक कहा जाता था। 1921 में उन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया, मतलब एकता का आंदोलन। इसका मकसद था भीलों को स्थानीय जागीरदारों, यानी उस वक्त के सामंती जमींदारों के भारी लगान और शोषण के खिलाफ लामबंद करना। इसके लिए उन्होंने अपनी 21 मांगें सरकार के सामने रखीं, जिसे नाम दिया गया मेवाड़ की पुकार। और इस आंदोलन का तेवर कैसा था, वो इस एक नारे से साफ हो जाता है, न हाकिम और न हुक्म। मतलब साफ था, न हमें कोई शासक चाहिए, न हम किसी का आदेश मानेंगे। ये तो सीधे सीधे सत्ता को एक खुली चुनौती थी। तो फिर उस मेवाड़ की पुकार का हुआ क्या? देखिए, मेवाड़ सरकार पर दबाव तो बना। उन्होंने 21 में से 18 मांगें मान भी ली, लेकिन जो 3 सबसे जरूरी मांगें थीं, उन्हें खारिज कर दिया गया। तो ये एक तरह की आधी अधूरी जीत थी और संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। और फिर से इतिहास ने खुद को एक बार फिर बहुत ही क्रूर तरीके से दोहराया। 7 मार्च 1922, जगह थी निमड़ा। यहाँ जमा हुए भीलों पर गोलियां चली और 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। एक और नरसंहार। अब भीलों के इस संघर्ष के साथ साथ राजस्थान में एक और बड़ी जनजाति, मीणा समुदाय, अपने हक और सम्मान के लिए एक बिल्कुल अलग लड़ाई लड़ रही थी। उनका संघर्ष एक अलग ही तरह के अन्याय के खिलाफ था। और ये लड़ाई थी एक बेहद अपमानजनक कानून के खिलाफ। नाम था जराइम पेशा कानून।
1930 में जयपुर रियासत ने इसे लागू किया और इस कानून ने एक झटके में पूरे के पूरे मीणा समुदाय को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया। जरा सोचिए, हर मीणा पुरुष, महिला, यहाँ तक कि बच्चों को भी रोजाना पास के पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी। इस काले कानून से छुटकारा पाना आसान नहीं था। दशकों तक लंबा संघर्ष चला। 1930 में कानून आया तो विरोध भी तभी से शुरू हो गया। फिर 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा बनी। 1944 में जैन मुनि मगन सागर की अगुवाई में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और इस लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 1952 में जाकर ये कानून पूरी तरह से खत्म हुआ। इस पूरे संघर्ष में एक ऐसा पल आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये बात है 1946 की, जब एक साथ करीब 16,000 मीणा लोगों ने अपनी सरकारी चौकीदारी की नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये अपनी एकता और अपने आत्मसम्मान का एक जबरदस्त ऐलान था। तो सवाल ये है कि इन सारे आंदोलनों का, इन कुर्बानियों का, इस लंबे संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? इनकी विरासत क्या है? देखिए, असर बहुत बड़ा और बहुत गहरा था। सबसे पहले तो जरायम पेशा जैसे जो जालिम कानून थे वो खत्म हुए। आदिवासी समुदायों में अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर एक नई चेतना जागी। भील और मीणा समुदायों के बीच अपनी पहचान को लेकर, अपनी एकता को लेकर एक मजबूत भावना पैदा हुई। और शायद सबसे जरूरी बात ये कि इन आंदोलनों ने पहली बार आदिवासियों के शोषण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बना दिया। तो संघर्ष की ये भूली बिसरी दास्तां आज हमें क्या सिखाती है? ये हमें न्याय के लिए लगातार लड़ते रहने की हिम्मत के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये कहानी हमें उन नायकों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने हक के लिए लड़कर इतिहास की धारा को मोड़ दिया। और इसीलिए इस कहानी को याद रखना बहुत जरूरी है।